नमस्कार दोस्तों, नौकरी घर में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम आदित्य सिंह है और मैं इस प्लेटफॉर्म पे इंडियन इकोनॉमी का अध्ययन आप सबको करवाऊंगा। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने यह जाना था कि इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस क्या है, जो लगभग सारे गवर्नमेंट एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो कहाँ से आते हैं, और सिलेबस हमने जान लिया था। और आज जो है हम कुछ टॉपिक्स हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे, जैसे अर्थव्यवस्था का संगठन, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था का कृषक अर्थव्यवस्था से सेवा अर्थव्यवस्था में, डायरेक्ट सेवा अर्थव्यवस्था में जाने का क्या कारण है। ये सब हम आज के क्लास में, आज के लेक्चर में ये सब हम पढ़ेंगे। अच्छा, पढ़ने से पहले कुछ जो जानकारी है मैं आप सबको देना चाहता हूँ। यहाँ पे जो इंडियन इकोनॉमी का अध्ययन कराया जाएगा यह सारे एग्जाम के लिए तो है ही, लेकिन आईएएस और पीसीएस एग्जाम के लिए खासकर है। क्योंकि जो भी सिलेबस मैंने पिछली क्लास में बताया था वो इंडियन इकोनॉमी का मुख्य सिलेबस है, वो यूपीएससी और यूपी पीसीएस या अन्य सारे पीसीएस में उसी सिलेबस से ही क्वेश्चन आते हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि पीसीएस में थोड़ा फैक्ट ज्यादा होते हैं और आईएएस यानी यूपीएससी में थोड़े कॉन्सेप्ट पे ज्यादा जोर दिया जाता है। तो अगर आप इस क्लास के सारे लेक्चर देख रहे हैं तो आपको समस्या नहीं होगी कोई भी, लेकिन अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इस लेक्चर के साथ मैं आपको एक बुक रिकमेंड करना चाहूंगा। उसका नाम है रमेश सिंह, इंडियन इकोनॉमी की। रमेश सिंह ये इसके राइटर हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था। ये इसके राइटर का नाम है रमेश सिंह। काफी अच्छी बुक है और अगर आप यूपीएससी या यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस लेक्चर के साथ ये बुक भी पढ़ सकते हैं। बाकी और जो छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो भी बच्चे, वो लेक्चर से उनका काम चल सकता है। तो हम फिर अपने आगे सिलेबस पे बढ़ते हैं। तो हमने ये जान लिया है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, तो फिर फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, अर्थव्यवस्था का संगठन। तो क्योंकि जब हम अभी आगे अपना सिलेबस पढ़ेंगे तो कुछ ऐसी टर्म्स आएंगी, कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जिनको पहले से जान लेना जरूरी है, नहीं तो फिर बाद में वो दिक्कत करेंगे। तो हम उन सारे वर्ड्स को भी इसी क्लास में जानेंगे। और अर्थव्यवस्था का संगठन, तो अर्थव्यवस्था का संगठन से क्या तात्पर्य है। बेसिकली अर्थव्यवस्था का संगठन जो है, अगर हमें अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की अच्छी पकड़ बनानी है, अच्छा उसको अच्छे तरीके से अध्ययन करना है, तो हमें संगठन के बारे में पता होना चाहिए। बेसिकली 3 प्रकार के संगठन हैं इसमें, या 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था है। सबसे पहले होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इंग्लिश में इसको कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी भी बोलते हैं। इसके और कई सारे नाम हैं। इसको मार्केट इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से हमारा क्या तात्पर्य है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से हमारा तात्पर्य यह है कि जो भी उत्पादन किसी देश में या किसी क्षेत्र में, जो भी उत्पादन हो, जो भी उसकी कीमत हो, जो भी उसका वितरण हो, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप ना हो, वो सब बाजार पे नियंत्रित हो या बाजार पे निर्भर हो। तो वहां
ऐसी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में हमने जाना, जहां पे उत्पादन या उनका वितरण या उनकी कीमत सब कुछ बाजार पर निर्भर करता है। उसमें देश की सरकार का कोई हाथ नहीं होता, कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट है वो आया कहां से? एक अर्थशास्त्री थे, उनका नाम था एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इन्होंने एक 76 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस। द वेल्थ ऑफ नेशंस। तो इस बुक में उन्होंने इस मार्केट इकोनॉमी यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट दिया था। तो जब अमेरिका आजाद हुआ था तो उसे यह कॉन्सेप्ट अच्छा लगा था, तो उसने इसे अपनाया भी था। हालांकि यह इतना सक्सेस नहीं है, इसके जो त्रुटियां हैं, इसमें जो दोष हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इससे पहले हम दूसरी अर्थव्यवस्था के बारे में जान लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टेट इकोनॉमी यानी राज्य अर्थव्यवस्था। तो दूसरी जो है उसको हम बोलते हैं राज्य अर्थव्यवस्था। स्टेट इकोनॉमी, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें राज्य का तो कुछ लेना देना है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या था कि सरकार का या राज्य का कोई लेना देना नहीं था अर्थव्यवस्था से। इसमें क्या होगा कि जो भी अर्थव्यवस्था के साधन है, संसाधन है, उन सब पे राज्य का अधिकार होगा। अच्छा, राज्य अर्थव्यवस्था को एक कार्ल मार्क्स का नाम आपने सुना ही होगा, एक जर्मन के दार्शनिक कार्ल मार्क्स हैं। उन्होंने ही राज्य अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट दिया था कि सभी संसाधनों पे राज्य का अधिकार हो। अच्छा, इस राज्य अर्थव्यवस्था को दो भागों में देखा जाता है। एक जो सोवियत संघ की राज्य अर्थव्यवस्था थी और एक चाइना की जो राज्य अर्थव्यवस्था थी। तो वो जो दोनों कॉन्सेप्ट थे, जो सोवियत संघ की थी उसको हम समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलते थे। समाजवादी अर्थव्यवस्था। और जो चाइना की थी 1985 के पहले पहले जो अर्थव्यवस्था थी उसको हम साम्यवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। है तो ये राज्य अर्थव्यवस्था के ही तत्व, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है इसमें, तो वो हम जानेंगे। समाजवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जो जितने भी आर्थिक संसाधन होते हैं उन पे सामूहिक अधिकार होता है, लोगों का सामूहिक अधिकार होता है। जैसे क्या होता है कि एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे सोवियत संघ में क्या होता था कि अगर किसी के पास जमीन, निजी जमीन है, किसी के पास निजी जमीन नहीं रहेगी, जो भी जमीन रहेगी उस पर सामूहिक अधिकार होगा, सामूहिक रूप से लोग उस पर खेती करते थे। और साम्यवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जितने भी आर्थिक संसाधन हैं उनपे हर प्रकार से राज्य का, सरकार का अधिकार होता था। यहां तक कि श्रम बल पर भी सरकार का अधिकार होता था साम्यवादी अर्थव्यवस्था में। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता था, सामूहिक अधिकार होता था लोगों का। हालांकि ये दोनों ही अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से फेल हो गई, कोई भी इसमें से सफलता नहीं प्राप्त कर सकी। इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। उससे पहले हम अपनी तीसरी अर्थव्यवस्था जान लेते हैं। राज्य अर्थव्यवस्था क्यों फेल हुई, समाजवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था क्यों फेल हुई, आगे जानेंगे। लेकिन तीसरी अर्थव्यवस्था हमारी क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था
यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। अच्छा, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है? नाम से ही कुछ अंदाजा लग गया होगा कि इसमें पूंजीवाद और राज्य अर्थव्यवस्था दोनों का मिक्सचर होगा। वही है, दोनों का मिक्सचर है। बेसिकली हुआ क्या, 1929 में पूरा विश्व एक तगड़ी आर्थिक मंदी, बहुत तगड़ी आर्थिक मंदी की चपेट में आ गया था। अच्छा, अमेरिका में और पूर्वी पश्चिमी यूरोप में उस समय पूंजीवादी अर्थव्यवस्था काफी प्रचलित थी, और उसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आपको पता है कि उसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं था। तो हुआ क्या था कि 1929 में आर्थिक मंदी आई, और चूंकि आपको पता है कि पहले जो था पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था यूरोप और अमेरिका से ही संबंधित थी। वहां पे जैसा भी होता था उसका परिणाम और जगह देखने को मिलता था। तो जब वहां पे मंदी आई तो पूरे विश्व में उसका प्रभाव दिखा, तो इसलिए उसको वैश्विक मंदी कहा गया। अच्छा, वैश्विक मंदी आई क्यों? सबने अलग अलग कारण दिए। तो मंदी आने से क्या हुआ कि बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई और कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गईं। उस समय एक प्रोफेसर थे, उनका नाम था जॉन मेनार्ड केस। ये प्रोफेसर थे। इन्होंने एक विचार रखा इन्होंने विचार रखा कि ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, उसमें सब कुछ बाजार के ऊपर निर्भर रहता है, ये सब ठीक है, लेकिन किसी भी अर्थव्यवस्था को बिना सरकार के सुचारू रूप से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो इसमें सरकार का जो हमारे जैसे जो जरूरी सेक्टर्स हैं, जो जरूरी क्षेत्र हैं, उनमें सरकार का हस्तक्षेप तो होना ही चाहिए अगर हमें अर्थव्यवस्था को ढंग से चलाना है। तो इन्होंने कहा कि जो जरूरी क्षेत्र होते हैं, जैसे शिक्षा हुई, है ना, शिक्षा का क्षेत्र हुआ, पोषण का क्षेत्र हुआ, स्वास्थ्य का क्षेत्र हुआ, और भी बहुत सारे क्षेत्र। तो इन सब में सरकार का हस्तक्षेप जरूरी है। अगर हम सब कुछ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पे यानी कुछ ही लोगों के हाथ पे छोड़ देंगे तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या था कि जिसके पास जितना संसाधन, आर्थिक संसाधन बढ़ता जाएगा वो उतना अमीर होता जाएगा, और जो गरीब रहेंगे वो और गरीब होते चले जाएंगे। यानी जो भी देश के आर्थिक संसाधन है उस पर कुछ ही लोगों का अधिकार होता था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। और इससे क्या होता थी, गरीबी बढ़ती थी। कुछ लोग क्या करते थे कि कुछ ही लोग के पास सारे आर्थिक संसाधन हो जाते थे और कुछ लोग के पास कुछ नहीं होता था। तो इससे जो है गरीबी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ती थी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से। तो इन्होंने कहा कि सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और आर्थिक संसाधनों का बंटवारा करना चाहिए। कुछ ही लोगों के हाथ में आर्थिक संसाधनों को नहीं देना चाहिए। तो फिर इन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसी से मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो है विचार आया कि किसी भी देश में, किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ साथ राज्य या सरकार का हस्तक्षेप भी जरूरी है, और ऐसी अर्थव्यवस्था को जहां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी हो और सरकार भी हस्तक्षेप करती हो उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब सरकार हस्तक्षेप कैसे करती है? सरकार मौद्रिक नीतियां बनाए, सरकार अपना राजकोषीय घाटा कंट्रोल करे, कुछ जो जरूरी सेवाएं हैं वो जनता के पास पहुंचाए, अर्थव्यवस्था को कैसे कंट्रोल किया जाए इन सब के लिए नियम बनाए, तरलता सुनिश्चित करे। ये सब जो सरकार का काम है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था में होता है। तो आशा करता हूं मिश्रित अर्थव्यवस्था आपको समझ में आई होगी। अच्छा, राज्य अर्थव्यवस्था हमने अभी पढ़ा था, तो उसमें ऐसी क्या कमियां रही कि वो फेल हो गया। बेसिकली राज्य अर्थव्यवस्था का विचार यही था कि समाजवाद आए। समाजवाद मतलब ये आए कि समाज में या किसी देश की अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक संसाधन है उस पर किसी का एकाधिकार ना हो, सब में बराबर हिस्सेदारी हो। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। राज्य के पास या सरकार के पास इतने संसाधन तो नहीं होते कि वह स्वयं ही सारी व्यवस्थाएं चलाए। सारी व्यवस्थाएं चलाने के लिए उसके पास साधन
विशेषता और कुशलता होनी चाहिए, जो कि सरकार के अंदर नहीं हो सकती है। तो निजी क्षेत्र का आना भी बहुत जरूरी था, इसलिए जो राज्य अर्थव्यवस्था थी वह सुचारू रूप से नहीं चल सकी। तो हमने अभी जो है पढ़ा कि अर्थव्यवस्था का संगठन। अब हम पढ़ेंगे तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या है? तो जो दूसरा हमारा टॉपिक था वो था अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अच्छा, मूल रूप से अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, एक प्राथमिक क्षेत्र, एक द्वितीयक क्षेत्र, एक तृतीयक क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, इसको प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। तो हम प्राथमिक क्षेत्र से शुरू करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र से हमारा तात्पर्य यह है जहां प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी हमें जो भी अपने देश में या अपनी धरती पे जो भी प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं उनका जब हम कच्चे तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे हमारा प्राइमरी सेक्टर आ जाता है। जैसे हमारा कृषि हुआ, पशुपालन हुआ, उत्खनन हुआ, ये सारे सब क्या है? ये हमारे प्राइमरी सेक्टर के उदाहरण हैं। कृषि में क्या करते हैं? हम फसल उगाते हैं, तो हम प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, कच्चे माल का इस्तेमाल करते हैं। पशुपालन करते हैं तो उससे दूध प्राप्त होता है। मछली पालन, उत्खनन कर रहे हैं, कहीं पे माइनिंग कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें मटेरियल्स प्राप्त होते हैं, कुछ मेटल्स प्राप्त होते हैं, फिर उसका आगे हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं। तो ये सब तो हमारे कच्चे माल है ना, जो प्राकृतिक संसाधन से हमें मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो कृषि, पशुपालन, मछली पालन, उत्खनन, ये सब हमारे प्राइमरी सेक्टर है। फिर सेकेंडरी सेक्टर क्या होते हैं? सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीय क्षेत्र। सेकेंडरी सेक्टर हिंदी में बोलते हैं द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र। अच्छा, द्वितीय क्षेत्र क्या होते हैं? वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल के उपयोग में यानी रॉ मटेरियल की तरह उपयोग करे। वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल के तौर पे, कच्चे माल मतलब रॉ मटेरियल के तौर पे उपयोग करें। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे प्राइमरी सेक्टर में आता था कृषि। तो कृषि में हम क्या उत्पादन करते थे? जैसे हमने गेहूं उत्पादन किया। अच्छा, अब गेहूं का उत्पादन हम कच्चे माल के तौर पर करें तो गेहूं का उत्पादन कच्चे माल के तौर पर हम क्या कर सकते हैं? ब्रेड बनाते हैं, आटे की ब्रेड बनाते हैं, हम बिस्किट बनाते हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों का हम कच्चे माल के तौर पर उपयोग कर रहे हैं। तो जहां पे उपयोग कर रहे हैं वो हमारा द्वितीय क्षेत्र हो जाता है, यानी इंडस्ट्री में उपयोग करते हैं। बिस्किट कहाँ बनते हैं? किसी कंपनी में बनते हैं, इंडस्ट्री में बनते हैं। ब्रेड कहाँ पे बनती है? इंडस्ट्री में बनती है। तो हम क्या कर रहे हैं कि प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों का
कच्चे माल के तौर पर उपयोग कर रहे हैं, तो वो हमारा द्वितीय क्षेत्र हो जाता है। तो जितने भी उद्योग हैं, उद्योग, इंडस्ट्रीज, ये जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेंटर हैं जहां पे मैन्युफैक्चर होता है, वो सारे के सारे द्वितीयक सेक्टर हैं। जैसे प्राकृतिक क्षेत्र के उत्पाद, जैसे लकड़ी प्राप्त करते हैं, तो लकड़ी इंडस्ट्री में जाके उसका प्लाई बनाते हैं, सोफा वगैरह बनाते हैं, वो सब एक इंडस्ट्री है। तो वो सारे के सारे हमारे सेकेंडरी सेक्टर में आ जाते हैं, यानी द्वितीय क्षेत्र में आ जाते हैं। तो द्वितीय क्षेत्र, ये सब काफी सिंपल भाषाएं हैं, सिंपल चीजें हैं जो अर्थव्यवस्था को शुरू करने से पहले जाननी हमारे लिए जरूरी है। तो इसीलिए ये सब मैं आपको बता देता हूं पहले। हम सिलेबस की तरफ जब आगे बढ़े तो ये सब वर्ड आए तो आप सब इससे डरे ना, तो इसलिए ये सब बताना जरूरी है। तीसरा सेक्टर होता है टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर, हिंदी में इसको बोलते हैं तृतीयक क्षेत्र। टर्शियरी सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी पढ़ा हमने, सेकेंडरी पढ़ा, अब टर्शियरी क्या होता है? तो जितने भी सेवा क्षेत्र हैं, जितनी भी सेवाएं हैं देश में, सेवाएं, वो सारी की सारी हमारा तृतीय क्षेत्र में आ जाते हैं। सेवाएं क्या है? जैसे एजुकेशन देना, एजुकेशन सेक्टर है ना, हेल्थ सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, कोई भी डॉक्टर हो, टीचर हो, वो सब क्या कर रहा है? वो कुछ उत्पादन नहीं कर रहा है, किसी चीज का उत्पादन नहीं कर रहा है, कुछ बना नहीं रहा है इंडस्ट्री में। वो क्या कर रहा है? अपनी सेवा दे रहा है, किसी को पढ़ा रहा है, किसी का इलाज कर रहा है डॉक्टर, तो वो सब अपनी सेवा दे रहे हैं। तो वो सब क्या आएंगे? टर्शियरी सेक्टर में, यानी तृतीय क्षेत्र में आएंगे। जितनी भी सेवाएं हैं वो सारी तृतीय क्षेत्र में आती हैं। तो हमने प्राइमरी सेक्टर पढ़ लिया, सेकेंडरी सेक्टर पढ़ लिया और कर लिए। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के प्रकार। तीसरा टॉपिक हमारा यही था। अर्थव्यवस्था के प्रकार। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग है उसको बोलते हैं कृषक अर्थव्यवस्था। कृषक अर्थव्यवस्था, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एग्रेरियन इकोनॉमी। और जो दूसरा भाग है उसको बोलते हैं औद्योगिक अर्थव्यवस्था, यानी इंडस्ट्री इकोनॉमी या इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। तीसरी अर्थव्यवस्था को बोलते हैं सर्विस इकोनॉमी, यानी सेवा अर्थव्यवस्था। सेवा अर्थ व्यवस्था, मेरे से बोलेंगे सर्विस इकोनॉमी। तो ये 3 टाइप की होती है हमारी अर्थव्यवस्था, एग्रेरियन इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी और सर्विस इकोनॉमी। इन तीनों के बारे में हम बारी बारी से जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कृषक अर्थव्यवस्था। कृषक अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? कौन सी अर्थव्यवस्था
ऐसी अर्थव्यवस्था है जो कृषक अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो कृषक अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं यदि किसी भी अर्थव्यवस्था में जीडीपी का 50% से 50% से अधिक जो कंट्रीब्यूशन है वो कृषि क्षेत्र का हो, कृषि क्षेत्र से हो, तथा इसी अनुपात में इसमें लगे लोग। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में 50% से ज्यादा कृषि क्षेत्र कंट्रीब्यूट कर रहा हो और 50% से ज्यादा लोग उस अर्थव्यवस्था के या उस देश के 50% से ज्यादा लोग कृषि क्षेत्र में शामिल हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम कृषक अर्थव्यवस्था, अग्रेरियन इकोनॉमी बोलते हैं। अच्छा, तो क्या भारत में ऐसा है कि हमारा जो जीडीपी है उसमें कृषि जो है वो 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है और जो लोग हैं वो भी 50% से ज्यादा लोग कृषि में हैं? ऐसा था आजादी के समय, हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वह कृषक अर्थव्यवस्था थी, लेकिन धीरे धीरे बदली। अब जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, वो इंडिया के जीडीपी में लगभग 18% कंट्रीब्यूट करती है, यानी 50% तो काफी कम है। अच्छा, इसमें जो लेबर फोर्स है, यानी जो इसमें लोग लगे हैं इंडिया में, वो अभी लगभग 41 से 42% लोग इसमें लगे हैं। अच्छा, तो दोनों ही मायने में ना ही हमारा 50% जो है कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का, और ना ही इसमें जो लेबर फोर्स है वो 50% से ज्यादा है, 50% है। तो इसका मतलब हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वह कृषि या अग्रेरियन इकोनॉमी तो नहीं है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था है उसके बारे में हम आगे जानेंगे। अच्छा, कुछ अर्थव्यवस्था अभी भी ऐसी हैं जो कृषक अर्थव्यवस्था हैं। कुछ अफ्रीका के ऐसे देश हैं जो अभी भी कृषक अर्थव्यवस्था में हैं, जैसे चाड हुआ। चाड में लगभग 52% का कंट्रीब्यूशन है, जीडीपी का 52% कंट्रीब्यूशन जो है वो अभी भी एग्रीकल्चर से ही आता है। चाड हुआ, सोमालिया हुआ, और एक सियरा लियोन हुआ। इन सब को अभी भी कृषक अर्थव्यवस्था ही बोला जाता है। तो ये तो थी हमारी कृषक अर्थव्यवस्था। अब हम आगे पढ़ते हैं औद्योगिक अर्थव्यवस्था यानी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी क्या होता है? सेम डिफिनेशन इसकी भी होगी, जहां इंडस्ट्री का यानी इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन जो है जीडीपी में 50% से अधिक होगा, 50% से अधिक होगा। और 50% से अधिक लोग भी इंडस्ट्री में हो। तो जहां भी ऐसी इकोनॉमी होगी वहां हम उस इकोनॉमी को हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बोलेंगे। तो
ये है इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। अच्छा, भारतीय, अब देखें भारतीय अर्थव्यवस्था इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है कि नहीं, चेक करते हैं। तो जो इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है भारत में, वो लगभग 25% है। 25% जीडीपी में इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन, इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है, और मैन्युफैक्चरिंग का लगभग 14% है। और अच्छा, लेबर फोर्स कितनी है इसमें? तो हम भारत को इंडस्ट्रियल इकोनॉमी नहीं बोल सकते आंकड़ों के अनुसार। तो अब भारतीय अर्थव्यवस्था है कौन सी अर्थव्यवस्था? एक अर्थव्यवस्था हमारी और बची, सर्विस इकोनॉमी। सर्विस इकोनॉमी सर्विस इकोनॉमी क्या होता है? जैसे दोनों डिफिनेशन हमने पहले की पढ़ी, वैसे इसमें भी क्या होता है, सर्विस का कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए? 50%। जीडीपी में 50% का 50% या इससे अधिक, का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। और लेबर फोर्स कितनी होनी चाहिए? 50% या इससे अधिक। तो जहां पे ऐसी अर्थव्यवस्था होगी उसको हम सर्विस इकोनॉमी बोलेंगे। तो क्या भारत में ऐसा है? देखते हैं। अच्छा, सर्विस इकोनॉमी जो है, जितने भी हमारे पश्चिमी यूरोप के देश हैं या अमेरिका है, इन सब में अभी सर्विस इकोनॉमी ही है। अच्छा, भारत में जो सर्विस का कंट्रीब्यूशन है वह 50% से ज्यादा है। 50% से ज्यादा है। और जो लेबर फोर्स है इसमें वो भी लगभग 32%। 32 यानी भारत के 32% लोग जो काम करते हैं वो सर्विस इकोनॉमी में यानी सर्विस सेक्टर में है। तो दोनों हमने देखा, दोनों में भारतीय अर्थव्यवस्था मैच नहीं कर रही है। सर्विस सेक्टर में क्या है कि हमारे 50% से ज्यादा लोग या 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमारा सर्विस सेक्टर से आता है। तो भारत को इसीलिए सर्विस इकोनॉमी बोला गया है। तो भारत में जबकि लेबर फोर्स उतनी नहीं है, क्योंकि सर्विस सेक्टर में लेबर फोर्स उतनी नहीं रहती है, लेकिन तब भी भारत को यहाँ पे सर्विस इकोनॉमी बोल दिया गया है, क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन है वो 50% से ज्यादा है जीडीपी में। अच्छा, एक चीज और जान लेते हैं हम लोग कि जो लोग प्राइमरी सेक्टर में, जो वर्कर हैं, जो लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, उनकी जॉब को क्या बोला जाता है? तो जो लोग प्राइमरी सेक्टर में होते हैं, प्राइमरी सेक्टर से तात्पर्य है मेरा कृषि अर्थव्यवस्था यानी अग्रेरियन इकोनॉमी। अग्रेरियन इकोनॉमी में काम करने वालों को रेड कॉलर जॉब, तो जो अग्रेरियन इकोनॉमी में जॉब होती है उनको हम रेड कॉलर जॉब बोलते हैं। और जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में जो जॉब होती हैं उनको हम ब्लू कॉलर जॉब बोलते हैं। और जो सर्विस सेक्टर में जॉब होती हैं उनको हम व्हाइट कॉलर जॉब बोलते हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो हमने अर्थव्यवस्था के प्रकार भी पढ़ लिए
अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये था। अच्छा, उससे पहले हम ये जानेंगे किसी भी अर्थव्यवस्था में, कोई भी अर्थव्यवस्था का जो डेवलपमेंट स्टेज है वो किस प्रकार से होता है। स्टेज ऑफ इकोनॉमी। अच्छा, सबसे पहले जो इकोनॉमी है किसी भी देश की, जो फर्स्ट स्टेप होता है, जो फर्स्ट स्टेज होता है वो होता है अग्रेरियन इकोनॉमी, कृषि अर्थव्यवस्था। जब कोई देश, सबसे पहले देश कृषि अर्थव्यवस्था थे, जीडीपी का कंट्रीब्यूशन जो कृषि का जो था वो बहुत ज्यादा था, 50% से ज्यादा था। उसके बाद धीरे धीरे जब मशीनें बनी, पावर, बिजली उजली का आविष्कार हुआ, तो उसके बाद फिर इंडस्ट्री आई। इंडस्ट्री, तो उससे फिर क्या हुआ, हमारी इंडस्ट्री लगना शुरू हुई। तो जो देश थे वो अग्रेरियन सेक्टर से फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर में चले गए। इंडस्ट्रियल सेक्टर में गए तो जॉब भी बढ़ गई, क्योंकि इंडस्ट्री में लेबर फोर्स काफी ज्यादा चाहिए, तो वहां पे जॉब भी खूब ज्यादा हुई। अच्छा, जब इंडस्ट्री से भी जो डेवलपमेंट स्टेज है उसको बोलते हैं सर्विस सेक्टर। तो जब वो सर्विस इकोनॉमी में आए तो जितने भी अब यूरोप के देश हैं या अमेरिका है वो सब अभी सर्विस इकोनॉमी में है, उसको डेवलप्ड इकोनॉमी बोलते हैं। अच्छा, भारत में क्या है, भारत में थोड़ा सा गड़बड़ ये हो गया कि हम डायरेक्ट कृषि अर्थव्यवस्था से, अग्रेरियन अर्थव्यवस्था से सीधे हम सर्विस सेक्टर में आ गए। जो हमारा दूसरा सेक्टर था यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, हम वहां पे गए ही नहीं, हम सीधे कृषि अर्थव्यवस्था से सेवा अर्थव्यवस्था, सर्विस इकोनॉमी में आ गए। ऐसा क्यों हुआ? इसके बहुत सारे कारण हैं और ये कारण पेपर में काफी पूछे भी जाते हैं, तो हम इनके कारणों के बारे में जान लेते हैं। तो रीजंस क्या थे, कारण क्या थे ऐसा होने के? क्योंकि भारत में 1991 के बाद या उससे थोड़ा सा पहले भी आईटी डेवलपमेंट काफी हुआ, और जो आईटी डेवलपमेंट हुआ उससे जो भारत का एक्सपोर्ट था वो काफी बढ़ गया सेवा क्षेत्र में। तो एक कारण तो ये रहा कि हमारा जो आईटी सेक्टर था वो काफी सक्सेसफुल रहा। अच्छा, दूसरा क्या है, दूसरा भारत में क्या है कि भारत में एजुकेशन है, काफी हद तक एजुकेशन अच्छी है, और जो इंग्लिश बोलने वालों की संख्या है वो भी काफी अच्छी है। और ऊपर से क्या हुआ कि हमारे जो भारत में वो जनसंख्या ज्यादा है, तो लेबर जो है वो काफी चीप में अवेलेबल हो जाती है। तो इसलिए क्या हुआ कि जितनी भी कंपनियां थी उन्होंने अपना एक ऑफिस भारत में, या कॉल सेंटर टाइप का ऑफिस, बीपीओ टाइप का ऑफिस भारत में खोल लिया। जिससे भारत के लोगों को जॉब भी मिल गई जिन्हें इंग्लिश आती थी या जो थोड़ा वेल एजुकेटेड थे। तो यहां से भी सेवा क्षेत्र का विस्तार हो गया भारत में, यानी चीप लेबर फोर्स और इंग्लिश स्पीकिंग, इन दो चीजों ने भारत को सेवा क्षेत्र में बढ़त दिलाई। अच्छा, ये तो था कि सेवा क्षेत्र बढ़ा कैसे, और एक कारण ये भी है कि जो इंडस्ट्री सेक्टर था वो क्यों नहीं बढ़ा, डायरेक्ट हम सेवा क्षेत्र पे क्यों आ गए। इंडस्ट्री क्षेत्र का बढ़ने का कारण भी बहुत सारे, क्योंकि 1991 के पहले हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो बंद अर्थव्यवस्था थी। बंद अर्थव्यवस्था के बारे में हम आगे की क्लास में जानेंगे। बंद अर्थव्यवस्था, अभी यहाँ सिंपल सा ये तात्पर्य समझ लीजिए कि जो निवेश था या जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है किसी देश में, वो सब हमारे देश में पहले नहीं होता था 1991 के पहले। तो इतना डेवलपमेंट इंडस्ट्री का हो नहीं पाया। अच्छा, ऊपर से क्या होता था उस समय, लाइसेंस राज चलता था। लाइसेंस राज का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई इंडस्ट्री लगानी है तो सबसे पहले लाइसेंस लेना पड़ता था,
और जो बड़े उद्योगपति थे भारत में, वो पहले से लाइसेंस ले चुके थे, तो उनका सरकार से भी उनका जो साठगांठ होती थी, तो वो क्या करते थे कि कोई नए इंडस्ट्री को, कोई नए इंडस्ट्रियस, जो कोई भी नया उद्योगपति आता था, इंडस्ट्रियलिस्ट आता था, उसको वो लोग अर्थव्यवस्था में आने ही नहीं देते थे, उसे लाइसेंस ही नहीं दिलवाते थे, जो बड़े उद्योगपति थे। तो इससे क्या हुआ, कोई नया उद्योगपति आया नहीं, ना नई इंडस्ट्री खुली। तो इसी को बोलते हैं लाइसेंस राज। लाइसेंस मिलने में ही काफी टाइम लग जाता था। दूसरा क्या था कि हमने बोला क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी थी इंडिया की, बंद अर्थव्यवस्था। तो बंद अर्थव्यवस्था में क्या था कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेते ही नहीं थे। कोई भी फॉरेन कंपनी आती थी तो हम उसको इंडिया में आने ही नहीं देते थे, भैया नहीं लगाएंगे, क्योंकि भाई अभी हम इतने 200 साल तक गुलामी की है फॉरेन कंपनियों की, और फिर से हम फॉरेन कंपनियों को नहीं लाएंगे। ये सब था 1991 के पहले इंडिया की सोच। तो इसलिए कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती नहीं थी। तीसरा क्या था कि इंडस्ट्री के लिए लैंड चाहिए। तो जब इंडस्ट्री लगाने के लिए हम लैंड खोजते थे इंडिया में, तो इतने सारे सरकारी कामकाज करने पड़ते थे, लिखा पढ़ी करनी पड़ती थी कि लैंड लेने में ही कई साल लग जाते थे। तो जमीन मिल ही नहीं पाती तो इंडस्ट्री लगेगी कहां से। तो लैंड नॉन अवेलेबिलिटी, ये एक कारण रहा कि हमारा जो उद्योग है, उद्योग सेक्टर, वो नहीं बढ़ पाया। अच्छा, इंडिया में चूंकि अभी वो आजाद हुआ था 1947 में, तो इंडिया आजाद हुआ, उसके बाद यहाँ पे इतने पावर डेवलपमेंट नहीं था, यानी बिजली नहीं थी। चूंकि इंडस्ट्री के लिए, मशीनों को चलाने के लिए बिजली चाहिए होती है, तो हमारे पास पर्याप्त बिजली नहीं थी, पर्याप्त बिजली नहीं थी। ये भी एक कारण था इंडस्ट्री में रुकावट का। एक कारण नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण कारण था इंडस्ट्री में रुकावट का। क्योंकि इंडस्ट्री में जब सामान बनते हैं तो उन्हें मार्केट में पहुंचाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। उसके लिए हमें रोड अच्छी चाहिए, जो कि इंडिया में बिल्कुल नहीं था। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही लो था इंडिया का। तो इसलिए ये सारे कारण जो है आपस में मिलकर इंडस्ट्री में रुकावट बने। इसलिए जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो सीधे प्राइमरी यानी प्राथमिक या अग्रेरियन या कृषि अर्थव्यवस्था से सीधे सर्विस अर्थव्यवस्था पे आ गई। आशा करता हूं आज का लेक्चर आप सबको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।